कम ही पढ़ाएंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है अभी। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे लेंस। लेंस में हमने आपको बता दिया था बहुत कुछ, लेंस मेकर फॉर्मूला, फोकस कैसे निकालना है, बहुत सारी बातें हमने कर ली थी। देखो, सिंबल की अगर बात करें ना, दो तरह का लेंस होता है बच्चों, एक होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग फिर से बता दूं, कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस को नहीं बोलते हैं, डाइवर्जिंग कनकेव लेंस को नहीं बोलते हैं। कोई भी कुछ भी हो सकता है, बताया था ये बात लास्ट क्लास मैंने। कन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग हो सकता है अगर सराउंडिंग का मीडियम एयर के अलावा कुछ और हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो, तो वो अपने आप में डाइवर्जिंग बन जाएगा। और कनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग हो सकता है। तो इसका स्टैंडर्ड सिंबल है बच्चे, ऐसा लाइन बना देगा ऐसे, दिस इज सिंबल ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ये अब क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से रे आया, इसका काम है कन्वर्ज करना। तो इंफिनिटी से जो रे आया ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, उसको कन्वर्ज करके ये जिस पॉइंट पे लाके मिलाता है, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। और मान लो एक फोकस इधर, एक फोकस यहां भी होता है बच्चों, दिस इज ऑल्सो फोकस। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो जैसे मान लो यहां से रे निकला फोकस से, ऐसे गया पहला रे, ये दूसरा एक और रे ले लेता हूं, ये यहां जाने के बाद, लेंस से निकलने के बाद ये हो जाता है पैरेलल। अगर इंफिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे बना, फोकस पे रखा तो इमेज इंफिनिटी पे बना। अब ये दो फोकस हैं बच्चे, इसको बोलते हैं फोकस 1 और इसको बोलते हैं फोकस 2। ठीक है, इंफिनिटी से रे आके जहां पे कन्वर्ज होता है दैट इज सेकंड फोकस। और ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया जाए जिसका इमेज इंफिनिटी पे बन जाए, दिस इज नोन एज फर्स्ट फोकस। सेम कहानी डाइवर्जिंग का, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, एरो उल्टा ऐसा वाला। ठीक, दिस इज डाइवर्जिंग। इसमें क्या होगा, मान लो इंफिनिटी से रे आया, ऐसे कुछ आया, और आने के बाद इसका काम है डाइवर्ज करना, तो रे कुछ इधर चला गया, डाइवर्ज हो गया। तो जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, तो ये जिस पॉइंट पे मिलता हुआ फील होता है दैट इज फोकस। एक कहानी तो ये। दूसरा कहानी, एक फोकस जो यहां पे होगा लेंस के पीछे, तो यहां ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ऐसे रे जा रहा है, ये रे को इस तरह से लिया कि ये फील हो रहा है कि यहां पे इसी ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है यहां पे। तो क्या होगा, लेंस से टकराने के बाद अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये रे कुछ ऐसे चला जाएगा, ये कहानी। तो ये जो है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के कारण निकल के आया, दिस इज फर्स्ट फोकस। एंड दिस इज जब रे जो है तुम्हारा इंफिनिटी से आए और जहां से आता हुआ फील हो लेंस से टकराने के बाद, दैट इज सेकंड फोकस, F2। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल है बच्चों। ऐसा एरो दिख जाए तो समझ जाना कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज करेगा। अगर एरो ऐसे लगा हुआ है उल्टा, दिस इज डाइवर्जिंग सिंबल। नोट करो। लाइट आ गया। कैसे हुआ? अलग अलग पेन यूज कर लेना अगर हो सके तो। ये रे इसके लिए ये है, डाइवर्ज हो गया है, ये रे गया, डाइवर्ज हो गया, तो इनको पीछे बढ़ाया तो इनका ये कहानी है। इसको एक कलर से बनाना, और ये तब है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है इस वाले फोकस पे, ये यहाँ से फील हो रहा है, तो यहाँ टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा। मैग्निफिकेशन पढ़ाया था मिरर में, याद है? मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्या होता था फॉर्मूला उसका? अरे वैल्यू क्या होता था? -b/u, याद आ रहा है? तो यहां भी होता है बच्चों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नाम का चीज। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या है
अगर निकालने के लिए बोल दे, चलो देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, ये अपना लेंस है, ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, यहाँ पे मान लो फोकस है, यहाँ पे 2f है, तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका इमेज बनाते हैं बच्चों। यहाँ से एक रे निकला पैरेलल, तो हमें पता है ये फोकस से पास करेगा, ये दूसरा वाला फोकस यहाँ से चला गया, और एक रे बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से उठाता हूँ, ठीक है, और हमें पता है कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वो अनडेविएटेड होता है, तो ये सीधा निकल गया, गया और निकल गया। अब हमने अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को देखें तो ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लें तो यहाँ पे कुछ इसका इमेज बना, एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो मुझे डिराइव करना है, लेट अस एज्यूम ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा है, ये दोनों बराबर होगा, ये रे अनडेविएटेड गया है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u मानते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v मान लेते हैं, बाकी f तो दिखाई दे ही रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में सब लोग देखो, ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना आता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या ho बाई u, और ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल देखो लॉजिकली माइनस आना चाहिए, तो माइनस ho बाई माइनस u को कैंसल हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर tan थीटा लिखूं कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि hi डिवाइडेड बाई v, दोनों tan थीटा है, बराबर होगा वैल्यू, तो ho बाई यू इक्वल टू hi डिवाइडेड बाई v। तो यहां से अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा, हमें निकालना है hi बाई ho, कितना आ जाएगा भाई, v बाई, तो यहां से हम हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें इमेज का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पहले से पता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, नोट करें। देखो ऊपर या साइन डायग्राम, साइन कन्वेंशन तो याद है, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे रख के देख लो भाई, यहाँ पे देखो सब कैंसिल हो जाएगा, साइन यहाँ पे है, ध्यान से देखो, एच आई निगेटिव है, अगर इसको निगेटिव माने, एच आई निगेटिव है और यू भी निगेटिव है, देख रहे हो, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एच ओ पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको साइन के साथ ही सारा कहानी जो पहले चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, ये कहानी वही है, पुरानी कहानी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। फॉर्मूला वहां माइनस बी बाई यू होता था, यहां बी बाई यू होगा, दिस इज मैग्निफिकेशन। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, मिटाए दौड़ने, क्या बोल रहे हो? नहीं आज नहीं गया यार, आज मैं आराम कर रहा था, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, और मैंने सोचा टीचर्स डे भी है, मेरा ही दिन है। हाँ क्या प्रॉब्लम हो गया बे? फास्ट तुम मिरर वाला, हाँ हैं। सेकेंड रिफ्लेक्शन में आर नेगेटिव कैसे हुआ? पहला सवाल का बात कर रहे तुम? पहला सवाल जिसमें प्लेन मिरर लगाया था बच्चे, तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके जब रे जो आ रहा है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे आ रहा है बच्चे, तो वो जाके पड़ेगा कर्व सरफेस पे, तो जरा देखो तो रे का डायरेक्शन ऐसा है ना, कहानी ऐसे
यहां से पहला इमेज यहां बना था, यहां से फिर मिरर पे गया है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया है, यही ना। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया ना बच्चे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये, और इसका रेडियस किधर होगा, इधर होगा ना, रेडियस के लिए इधर जाना पड़ेगा, ये सरफेस का रेडियस इधर ही होगा ना, सेंटर। तो इंसिडेंट रे इधर, ये इधर, तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्या है, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए था? अरे रे इधर है, यू इधर है, पॉजिटिव क्यों होगा? यहां से इधर जा रहे हैं ना हम। अरे भूल गए, यहां से मेजर करते थे, रे इधर जा रहा है, हम सारा डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, इधर जाना पड़ रहा है हमको। यहां पे कैरी मिनाटी को बिठाया था, बोला था उसको भेजना, तो ये अपोजिट जाएगा ना, आर के लिए भी अपोजिट में जाएगा, यू के लिए भी इसके अपोजिट में जाएगा, जाएगा। तो अपोजिट जाएगा तो निगेटिव होगा ना। साइन कन्वेंशन में बच्चे हमेशा एक ही चीज है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, अगर उसके डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहे हो तो निगेटिव, बस खत्म। बाकी लोग साइन कन्वेंशन को झूठ मूठ में कॉम्प्लिकेटेड बना के रखता है, एक लाइन याद रखो, खत्म कहानी। चलिए एक सवाल लिखूं, हैं कौन है भाई? चलो कोई नहीं, इधर आओ। देखो इंसिडेंट रे बच्चों इधर है, ये है इंसिडेंट रे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है यहां पे कहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, ये ऐसा कुछ। और इसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू दिया हुआ है 20, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है लेंस का 1.5। चलिए फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। लिख लिए सवाल? ओ भाई सुनाई दे रहा है? चलो सबसे पहले बताओ, इसको देख के u का वैल्यू, u का वैल्यू +60 या -60? +60। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, गलती मत करना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यही लिया है हमने, रे इधर से नहीं आ रहा है, रे इधर से ही जा रहा है, ठीक है, तो इधर ही जाना पड़ेगा हमको। तो +60। R1 R2, R1 का वैल्यू बोलो, +20, और R2 -20। ओके, बस इतना काफी है, बाकी अपना फॉर्मूला लगाते हैं हम। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा हमको, निकालना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2, यही था। तो म्यू का वैल्यू हो गया बच्चों 1.5 - 1 इंटू 1/R1, R1 का वैल्यू हो गया +20 माइनस 1/R2 का वैल्यू हो गया -20, और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा। 1.5 - 1 0.5, 0.5 को लिखा हाफ, और ये हो गया 1/20 + 1/20 यानी कि 1/10। तो ऐसा लगता है कि 1/20 आएगा बच्चों, यानी कि फोकल लेंथ आ गया +20। अब आ जाओ लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f लगाया v का वैल्यू निकालने के लिए। तो v तो अपने को निकालना है -1/u, u का वैल्यू हमें पता है +60, तो यहां आ गया 60 इक्वल टू 1/f का वैल्यू +20। तो यहां से अगर 1/v देखा जाए तो 1/60 + 1/20 कितना, एलसीएम तो 60 हो जाएगा, 4/60, 1/15 आ जाएगा बच्चों। तो v का वैल्यू आ गया +15 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस आने का मतलब इधर ही कहीं बच्चे, यहां से 15 सेंटीमीटर पे यहां पे बन गया इमेज। अब अगला चीज है इमेज का हाइट भी निकालना है इस बार, क्योंकि हाइट दिया हुआ है, हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू v का वैल्यू हो गया 15 डिवाइड बाय u का वैल्यू हो गया कितना, 60 इंटू ये HO उधर गया, और HO दिया हुआ है अपने को कितना भाई, +4,
तो यहां हो गया 4, तो लगता है 15 से गया 4, 4 से गया 4, यानी कि HI का वैल्यू आया +1 सेंटीमीटर, यानी कि छोटा साइज का इमेज बना, प्लस आने का मतलब इधर कहीं 1 सेंटीमीटर। बोलो कोई तकलीफ किसी को? ऐसे सवाल तो कर सकते हो, ऐसे सवाल हमने मिरर में भर भर के किए हैं। यहां बस एक फोकस निकालना एक अलग काम है, बाकी कहानी सब पुराना है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नोट करें। आंखों में तेरी। तुम लोग सुबह सुबह केमिस्ट्री? हाँ हाँ, यस यस यस, हमेशा यहां से कोई भी मेजरमेंट बच्चे यहीं से करते हैं हम, VURF सब यहां से, मिरर में भी यहां भी। जी सर, क्वेश्चन था फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खोटे में बंदी है हवा मिल के छोड़ाओ सारे। टन टन टन। तुम लोग इसके पहले क्या क्लास कर रहे थे? केमिस्ट्री? तो टीचर्स डे मनाया वहां पे? मिठाई उठाई खिलाया सर को? वर्चुअल मिठाई मिटा दें? मिटा दें? चलो कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल लेंसेज की बात करें तो डायरेक्ट याद रखना हमारे लिए फायदेमंद है, बहुत जगह पूछा हुआ है। जैसे सम स्पेशल केसेस, देखो जैसे सबसे पहले ले लेता हूं मैं इक्वी कन्वेक्स लेंस। कोई पूछे कि इक्वी कन्वेक्स लेंस का क्या होगा फोकस? इक्वी कन्वेक्स लेंस में क्या होता है बच्चों? क्या R1 R2 बराबर होता है? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R मान लो तुम तो, ठीक है। मान लो रे इधर से जा रहा है, यहां से इंसिडेंट हो रहा है, जहां से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताया था डायरेक्शन ऑफ रे से फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, 1/R1। बताओ R1 पॉजिटिव या निगेटिव? अब निगेटिव बोल रहा है यार, तुम लोग सुसाइड, दोनों पॉजिटिव होगा, तुम लोग सुसाइड करवा दोगे हमको, बता रहे हैं। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, साइन डायग्राम में कंफ्यूज रहो तुम लोग। R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव। हाँ सर, कर लो सुसाइड आप। म्यू माइनस 1, 1/R प्लस 1/R, ये हो गया 2/R। तो फोकल लेंथ कितना आ गया बच्चों? फोकल लेंथ आ जाता है R डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। डायरेक्ट याद रखे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो निकालने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। इक्वी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है R/2 इंटू म्यू माइनस 1। अच्छा, अगर सोचो इस इक्वी कन्वेक्स को काट दें, ये है, इसको ऐसे बीच से काट दिया, क्या बन जाएगा? प्लेनो कन्वेक्स। एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अगर इसका फोकल लेंथ f था तो इनका फोकल लेंथ क्या सेम रहेगा, बदल जाएगा, क्या होगा काटने के बाद?
क्या लगता है तुमको? कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे। ये r और इसका रेडियस तो इंफिनिटी हो गया। तो जरा निकाल के देख लो ना, ये रहा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो कितना आ गया फोकल लेंथ? r बाई म्यू माइनस 1 आया, और इसका आया था r बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। तो ऐसा लगता है कि जैसे इसका फोकल लेंथ f था, तो क्या इसका 2f हो गया? डबल हो गया इसका सीधा। है कि नहीं? अगर मान लो इसी लेंस को ऐसे काट देता, कोई बोलता कि बीच से काट दो, क्या लगता है क्या होगा इस बार? अगर इसका फोकल लेंथ f था, इनका क्या होता? इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इसका भी f रहेगा, इसका भी f रहेगा। हाँ, क्योंकि ना तो R1 बदला, ना तो R2 बदला, ठीक है, और ना ही मटेरियल का प्रॉपर्टी बदला। यहां म्यू फोकल लेंथ डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे और म्यू पे। तो ना तो R बदला है और ना ही म्यू बदला है, तो इसके फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर काट दें ऐसे, तो इसका डबल हो जाता है। ये सब छोटे छोटे सवाल पूछे हुए हैं सब। ऐसे काट दें तो क्या हो जाएगा, वैसे काट दें तो क्या हो जाएगा, नोट करें। लकीरें हैं तो रहने दो, लकीरें हैं तो रहने दो। टीचर्स डे, टीचर्स के लिए भी एक दिन बना दिया गया, ये अच्छा बात है वैसे, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। एक दिन तो कम से कम याद कर लेता है सब साल में। नहीं, कल रात से मैं देख रहा हूँ पुराना स्टूडेंट सब एकदम बूढ़ा जो हो गया, सब मैसेज कर रहा है, अरे सर कैसे हो सर। चलो एक दिन तो याद करता है कम से कम इसी बहाने। मिटा दिया जाए? एक और छोटी बात है, कहीं एग्जाम में पूछा था तो मैं बता ही देता हूं। अगर इसके मटेरियल्स को बदल दिया जाए बच्चों, मान लो यहां तक μ1 है, μ1, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में कुछ दूर तक मान लो μ2 ले आया जाए, यहां पे μ2 आ गया, μ2, फिर मान लो μ1 आ गया, और फिर इधर μ2 आ गया, ऐसे, यानी कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लिया मटेरियल में, कहीं μ1 कहीं μ2। आपसे बोलेगा नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, कितना बनेगा जानते हो? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जितना टाइप का मटेरियल यूज करेगा उतना इमेज बन जाएगा, सिंपल सी बात है। रे बेंड होना ना, रे बेंड होना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जो बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बताया था विब गायोर, याद है? लेमडा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है कि बढ़ता है? लेमडा बढ़ता है तो म्यू घटता है, और म्यू घटता है जिसके कारण सिर्फ डिफरेंट म्यू आता है और सबका अलग अलग बेंडिंग होता था। याद आ रहा है? तो बेसिकली म्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ रेज। तो जितना टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करोगे, ये जहां बेंड करेगा ये वहां नहीं करेगा, ये कहीं और बेंड कर देगा। फिर अगर ये μ2 है तो ये भी μ2, अगर ये μ2 है, ये μ2 है, तो ये दोनों सेम जगह पे बेंड करेगा। मान लो एक इसके और इसके कारण बेंडिंग यहां पे हुआ, तो इसके और इसके कारण कहीं और होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है।
समझ रहे हो? तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल में यूज करेगा उतना इमेज बनेगा। तो नीचे लिख लेना 2 इमेजेस बिकॉज म्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ रेज। म्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ रेज। एक बार सवाल आया था ये एम्स में, ऐसे ही करके पूछ दिया था कितना इमेज बनेगा। म्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ रेज। अच्छा, पावर का नाम सुने हो? पावर मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। पावर पढ़ा होगा बचपन में। पावर इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। पावर P 1/f, 1 फोकल लेंथ। इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में, नाम सुने ना, D। तो पावर जो होता है, जैसे हमारे आंखों में तो पावर है, चाहिए, मतलब कुछ पावर है इसका, सिलेंड्रिकल, एक्सियल, बहुत सारा चीज होता है। तो इसमें लेंसेस लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के। लेकिन जो नॉर्मल आदमी जो सनग्लास लगाता है, गॉगल जिसको बोलते हैं, उसमें पावर तो नहीं होता है बच्चों, है ना? लेकिन लेंसेस तो यूज करते हैं। तो लेंस जब यूज करते हैं तो पावर कैसे नहीं होता है? पावर होना चाहिए। अगर लेंस लगाया गया है उसमें तो पावर होना चाहिए। तो ऐसा क्या करते हैं कि उसका पावर 0 आ जाए? यानी कि गॉगल का जो कॉन्सेप्ट होता है सनग्लास का, कैसे लिखूं मैं? गॉगल ही लिख देता हूं, चलो, गॉगल्स। हाँ बिल्कुल, गॉगल, गूगल नहीं है, गॉगल है, गॉगल। तो हमें कुछ इस तरह से करना है कि पावर 0 आना चाहिए। पावर शुड बी 0। पावर 0 होने के लिए फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा? इंफिनिटी। फोकल लेंथ इंफिनिटी होना चाहिए। तो बताओ कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा? ये सब भी सवाल पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है सनग्लास के लिए। तो तुमको ऐसा लेंस बनाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका फोकल लेंथ इंफिनिटी आए। हम जानते हैं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये वाला टर्म 0 आ जाए, अगर ये वाला टर्म 0 आ जाए तो क्या फोकल लेंथ इंफिनिटी आ जाएगा? अब इसको 0 होने के लिए बताओ कैसा लिया जाए? तो जानते हो कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? ऐसा कुछ बनाया गया। ये अब मान लो रे इधर से गया, ये R1 ये R2। अब क्या लग रहा है? R1 और R2 दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? R1 भी पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? 1/f इक्वल टू म्यू -1। अगर R1 R2 बराबर कर दें तो R ले लिया इसमें, ठीक है? तो 1/r माइनस 1/r, ये 0 हो गया, फोकल लेंथ इंफिनिटी निकल के आ गया, तो इसका पावर आ जाता है 0। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ गॉगल विदाउट एनी पावर। तो हम लोग जो आंखों में यूज करते हैं स्टाइल मारने के लिए, ठीक है ना, तुम लोग भी करते हो, उसमें इस टाइप का लेंस लगा रहता है। ऐसा हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? सोचो तो, चांद। बोलोगे सर ये भी पॉसिबल लग रहा है, क्या लगता है? नहीं हो सकता है ये? बोलो क्यों? अबे इसका आर बराबर, आर कभी बराबर आएगा ही नहीं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी बराबर आ सकता है क्या चांद का? ऑब्वियसली नहीं आएगा, देख के ही लग रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन इसी में पॉसिबल होता है। नोट करें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा सकती हैं। नैनों में आते हो क्यों? ग्राफ याद है? ग्राफ, यूवी ग्राफ। हाँ, वैसे ही ग्राफ यहाँ भी बनता है। उसको रट्टा मार लेना है बच्चे को, ग्राफ में दिमाग नहीं लगाना है। तो समझाने टाइम मैंने बहुत प्यार से समझा दिया था, लेकिन उसको याद रखो, एकदम प्रैक्टिस कर लो 2-4 बार, लेंस का और मिरर का, दोनों का। क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, इमेज रियल, वर्चुअल, कहां पे ऑब्जेक्ट है, कैसा इमेज बन रहा है, सो मेनी थिंग्स। तो मैं 2 ग्राफ और बनाऊंगा,
बाकी तुम दिमाग लगाते रहना। हालांकि लेंस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल। यूवी ग्राफ, सबसे पहले कनकेव लेंस, इधर U, इधर V, और इसका चाहिए फोकस, ये +F और एक -F ले लो। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे, -इन्फिनिटी पे, तो कनकेव लेंस है ना, तो इमेज भी इसका इधर ही बनेगा, माइनस फोकस, ऐसा कुछ। अरे यार तू पोल से पास हो भाई। कीजिए हो वो, ऐसा कुछ, जब फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, और एक तो यहाँ आएगा। ये हो गया कनकेव का। नेक्स्ट इज फॉर कन्वेक्स। कन्वेक्स में थोड़ा सा कहानी बदलता है, ऑल ऑफ -F, क्योंकि इसका इमेज जो बनेगा सबसे पहले जब -इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज बनेगा +F पे, -इन्फिनिटी पे तो +F पे, तो +F वाला लाइन ले लो, ये गया इधर, और बाकी तो यहाँ से स्टार्ट होके इधर। ये लो ड्रॉ करो। तो ये दो ग्राफ और वहाँ मिरर वाला, एकदम याद रखो बच्चे, ग्राफ देख के सब कुछ बता सकते हो, कहाँ इमेज है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, किधर बन रहा है, U-V को बस देखना है। अच्छा एक और वहां पे बनाया करता था, 1/V 1/U, याद आ रहा है? बनाया था क्या वहां पे 1/V वर्सेस 1/U? हाँ स्ट्रेट लाइन बनाया था ना। हाँ तो जरा बनाओ जरा, 1/V इधर 1/U, कैसा बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है 1/V - 1/U = 1/F, यही होता है ना। तो इसको उधर भेज दें तो 1/V = 1/U + 1/F, तो Y = mx + c, दिख रहा है? Y = mx + c, स्ट्रेट लाइन। अगर कनकेव की बात करें, कनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव बच्चों, तो f का वैल्यू निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, तो इंटरसेप्ट कैसा आएगा? निगेटिव ना। अगर इसकी बात करें तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट निगेटिव हो गया, देख रहे हो, -c, और बाकी स्लोप लोप सब पॉजिटिव है, तो y = mx - c, कैसा बनेगा? mx - c, इंटरसेप्ट निगेटिव लेना है, ये ग्राफ इसका हो गया। और अगर इस वाले में बात करें 1/V 1/U, इधर 1/U 1/U, इधर 1/V, तो यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो और बाकी सब पॉजिटिव, y = mx + c, स्लोप पॉजिटिव है, ये ड्रॉ करो। तो ये हो गया 1/V वर्सेस 1/U। एक बार मिरर वाला जाके जरूर पढ़ लेना वापस से, और समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो याद कर लेना ग्राफ। लेंस और मिरर दोनों का। और बनाया बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। कोई बोले कैसे बनाया सर? बस ऑब्जेक्ट को खिसकाते गया है, -इन्फिनिटी पे रखा तो -F पे बना, आगे बढ़ाते गया, इमेज आगे बढ़ता गया, पोल पे रखा तो पोल पे बन गया, फिर जब U का वैल्यू पॉजिटिव किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो V का वैल्यू इधर चला गया, अरे Y लिख दिया, ये V है। पोजीशंस याद है? पोजीशंस लिखाऊं क्या इसका पोजीशन? छोड़ो हटो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
नेक्स्ट लिखो पावर, एक लाइन लिख लो बस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है बच्चे P इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, और इसका यूनिट होता है बच्चों डायोप्टर, D। लेकिन ध्यान रहे ये D में तब आता है जब फोकल लेंथ को किस में लेना है, मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है, इसको मीटर में रखोगे तब ये डायोप्टर में निकल के आता है। एक लाइन लिखो इसमें, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, reciprocal of focal length is called the power of the lens. Reciprocal of focal length is called the power of the lens. Power of the lens. लिख लिया। अब पावर में बच्चों हमेशा कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो कॉम्बिनेशन में आपके सवाल पूछे जाएंगे बिल्कुल, और सिंपल एडिशन होता है, कुछ माथा मारने वाली काम नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इसमें क्या होगा, जैसे एक लेंस इसके साथ एक और दूसरा लेंस हटा के रख देगा, यही तो होता है ना। याद करो, आंख वाँख कभी चेक कराने गए हो डॉक्टर के पास? आजकल तो कहानी थोड़ा डिजिटल हो गया है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी होता है कहीं कहीं, वो डॉक्टर सबसे पहले एक वो लोहे वाला एक चश्मा पहना देता है, और उसके पास एक सूटकेस होता है जिसमें लेंसेस रखे होते हैं, याद है? तो वो लेंसेस उठा के डालते रहता है और पूछते रहता है, दिखाई दे रहा है, पढ़ो पढ़ो उसको, सामने को लगा रहता है HIG वो सब लिखा रहता है, जो भी हो ABCD, हाँ। तो उसमें वो लेंसेस डालते रहता है। तो ऐसा नहीं है एक लेंस से काम हो जाता है, जिसका आंख ठीक है चलो अच्छी बात है, जिसका खराब है कभी कभी एक लेंस उसके ऊपर फिर दूसरा लेंस डालता है, फिर तीसरा लेंस डालता है, कभी कभी देखा है, तब जाके कहीं क्लियरिटी आता है। तो बेसिकली वही होता है बच्चे, लेंसेस को एक साथ ऐसा, और उनके बीच में कुछ गैप्स नहीं होते, वो एक के साथ दूसरा सटा के रखा होता है, तो उसका फिर इक्विवेलेंट पावर फिर कैलकुलेट किया जाता है। तो P इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता है, P इक्विवेलेंट इक्वल टू सिंपली P1 प्लस P2, दोनों के पावर को लाके ऐड कर दो। P इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, 1/f इक्विवेलेंट, तो 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि अगर 2 लेंस 3 लेंस 4 लेंस कितना भी लगा दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, वहां से हम उसका इक्विवेलेंट पावर निकालते हैं। और मजे वाली बात क्या है, मजे वाली बात यह है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंस जो था हमारा, ये लेंस ऐसे, इसको ऐसे काट दिया हमने, ठीक है, बीच से काट दिया, और उसके बाद बोला कि इसको इस तरह से रख दिया गया। मान लो एक सिचुएशन ऐसा है, ऐसा, और फिर इसके साथ एकदम सटा के ये ऐसा रख दिया। दूसरा ऐसा कर सकता है कि ये और ये ऐसे रख दिया। तीसरा फिर मान लो कि उसने कैसे रख दिया, तीसरा ऐसे और ऐसे, ऐसे भी रख दे, या फिर पॉसिबल है कि ऐसा रख दे, ऐसे रख दे, हाँ जी। और आपसे पूछेगा क्या इसका जो आएगा P इक्विवेलेंट, क्या इससे अलग आएगा या सेम आएगा, मतलब इन चारों केसेस में जो P इक्विवेलेंट आएगा वो सेम आएगा या अलग आएगा? चारों में ही सेम आएगा बच्चों। क्या आएगा? चारों में सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि हम जानते हैं, देखो लेंसेस को कैसे भी रखो, इक्विवेलेंट पावर तो P1 प्लस P2 ही होता है, और पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे।
और फोकल लेंथ में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इंसिडेंट रे का अगर डायरेक्शन इधर से डाला जाए, इधर से डाला जाए, कहीं से डाला जाए, कोई फोकल लेंथ पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगा, फोकल लेंथ नहीं बदलेगा तो पावर भी नहीं बदलेगा, यानी कि सबका पावर इन फॉर फोर केसेस पी इक्विवेलेंट विल बी सेम, पी इक्विवेलेंट एफ इक्विवेलेंट विल बी सेम। तो लेंस को कैसे रखा गया है, मतलब दो लेंसेस को आपस में, उससे उनके इक्विवेलेंट पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी पूछा हुआ था एक बार सवाल, इसलिए बता दिया हमने। इसको बना लो और एक लाइन लिखो। बोलूं? आंखों में नमी। सुना सैटरडे संडे वाला भी खत्म हो गया अब तो, लॉकडाउन, जिंदगी नॉर्मल हो गया है, सब खत्म हो गया, सब हटा दिया। अब कोरोना खत्म हो जाएगा। अब आदमी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, होगा तो देखा जाएगा। हम्म हम्म कोई बात नहीं बच्चे, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, 10 मिनट झेल लेगा? नेट पैक भरा लो, 10 मिनट और पढ़ाता हूं बच्चे, बस टेंशन मत लो। लिखो लिखो, नीचे लिखो, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस द लेंसेस शुड स्टिक टू ईच अदर। स्टिक मतलब चिपका के रखना है, मतलब एक साथ टच करके। द लेंसेस शुड स्टिक टू ईच अदर। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस द लेंसेस शुड स्टिक टू ईच अदर, कॉमा रेज मस्ट बी पैरेक्सियल, rays must be paraxial and medium, फिर से बोल रहा हूं, for combination of lenses the lenses should stick to each other, comma rays should be paraxial, rays should be paraxial and medium on both side of the lens should be same, medium on बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड बी सेम। ये कंडीशन है बच्चों, यानी कि चारों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, कॉम्बिनेशन के चारों तरफ, ठीक है, लेंस कितना भी हो सकता है बट उसके चारों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए, बाकी वही पुरानी बातें। चलो एक सवाल लिखो, आपको मैं कंबाइन करके दे रहा हूं, एक कन्वेक्स लेंस और इसके साथ कंबाइन किया हमने एक कनकेव लेंस और एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, कुछ ऐसा जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जितना भी कर्व सरफेस दिख रहा है ये और ये
तीनों का ही रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबका सेम है। चलिए फाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, डायग्राम बनाओ। फाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले पहला लेंस दूसरा लेंस दोनों का फोकल लेंथ निकालो अलग अलग। इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्या? अगर इसको f1 मान लूं तो फॉर्मूला था 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू 1/r1। बताओ r1 कितना? अरे इधर से ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। r1 कितना? +20 माइनस 1/r2 कितना? -20। अब साइन डायग्राम में गलती की तो बड़ा मार मारूंगा, बता रहा हूं मैं। 1/f1 इक्वल टू ये हो गया 1, ये 1/20 प्लस 1/20 हो गया बच्चों 1/10, तो f1 का वैल्यू आ गया +10 सेंटीमीटर। रहने दे। दूसरा दिख रहा है ये वाला लेंस, इसके पास चला, इसका फोकल लेंथ अगर f2 मान लें तो 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसका म्यू है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। बोलो r1 कितना? r1 -20 माइनस 1/r2 +20। 1/f2 इक्वल टू ये हो गया 0.5 यानी कि हाफ, और ये देखो तो -1/20 माइनस 1/20 -2/20 यानी कि -1/10। तो f2 का वैल्यू ऐसा लगता है कितना? -20 सेंटीमीटर। आ गया? हालांकि 1/f1 तुमको तो 1/f इक्विवेलेंट चाहिए, 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2। रख दो वैल्यू जैसा है विथ साइन, तो 1/+10 प्लस 1/-20 कितना आएगा ये देखो तो? 1/10 1/-20, तो बीच में माइनस आ गया, 2 - 1 1/20 आ जाएगा क्या? और हम जानते हैं P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, तो कितना आ गया 1/20। लेकिन ख्याल रहे अभी सेंटीमीटर में चल रहा है कहानी, किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में जरूर बदलें, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। अच्छा 20 सेंटीमीटर को इतना ही मीटर लिखूंगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आता है ना, 20 को लिख दिया 20 इंटू 10⁻², कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो ये ऊपर चला गया 100/20 हो गया 5, यानी कि +5 डायोप्टर। P इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 डायोप्टर। दिस इज इक्विवेलेंट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो काम पुराना ही है, पावर एक टर्म नया इंट्रोड्यूस हो गया है, करना तो वही है। अच्छा कल का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, अगर किसी का मिस विस हुआ हो तो देख लेना। एक सवाल और कर लेते तो अच्छा होता। ये सब पानी भर दिया है, ठीक है। इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इसका n का वैल्यू है 1.5, बीच वाले का n है 2, और ये जो पानी भरा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। चलो F इक्विवेलेंट निकालना है, P इक्विवेलेंट निकालना है। कितना लेंस हो गया बच्चों? यहाँ पे कुल मिला के बात इतना ही है कि कितना लेंस हो गया? 3 हो गया।
3 हो गया, 1 2, और ये भी एक लेंस जैसा काम करेगा, देख रहे हो, एक सरफेस तो प्लेन है लेकिन इसका एक सरफेस कर्व रहेगा। चलो बाकी तुमको पता है, निकालो। आंसर आना चाहिए सबका। सबसे पहले F1 F2 F3 तीनों का निकाल लो, और उसके बाद कहानी आसान। और फाइनल आंसर बोलेंगे कितना आ रहा है सब लोग। तोरी आँखियों से, ये हो गया सबका, मिटाऊं? किसी का छूटे तो बोलना, शर्माना मत। अब क्या शर्माएंगे सर। लकीरें हैं तो रहने दो। F1 कितना पानी वाले का? पता नहीं सर, आप क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो? अरे बोलो। भाइयों, आया हूँ अरे F1 F2 F3 बता दो तब तक संतुष्टि के लिए। ये देखो तुम लोग, तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं ना, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग। सबसे पहले ये पानी वाला, तो देखो बच्चों, यहाँ पे R1 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, रे को इधर से ही मान रहा हूं मैं हमेशा। चलो R1 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, रे इधर से अगर गिरा दिया तो क्या 50 60? नहीं, ऐसा तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं, लेट्स चेक। बताओ इसके लिए क्या R2 का वैल्यू +20 या -20? अगर रे इधर से आ रहा है तो -20। 1/F1 इक्वल टू म्यू का वैल्यू है इसका 4/3, 4/3 -1 इंटू 1/R1 इन्फिनिटी माइनस 1/R2 -20। तो ऐसा लगता है जैसे 1/F1 का वैल्यू 4 - 3, ये तो हो गया 1/3 और ये 1/20, तो F1 का वैल्यू 60 आ गया। ये बोल रहा था क्या तुम? मुझे लगा फाइनल आंसर बोल रहा है। अच्छा, दूसरे के पास जाओ, ये वाला, ये
रे इधर से मान लो आया, तो R1 कितना हो जाएगा बच्चों, -20, और R2 हो जाएगा +20। तो 1/F2 इक्वल टू म्यू -1, इसका म्यू है 2 इंटू 1/-20 -1/20। तो ये देखो, तो ये तो 1 हो गया, -2 -1/10 आ गया ये, यानी कि F2 का वैल्यू आ गया -10 सेंटीमीटर। और तीसरा वाला ये प्लेनो कॉन्वेक्स, रे इधर से गिराता हूं अभी भी, तो ऐसा लगता है जैसे R1 तो हो जाएगा +20 और R2 हो जाएगा इन्फिनिटी, सही बोल रहा हूं। तो 1/F3 इक्वल टू म्यू हो गया बच्चों इसका 1.5 -1 इंटू 1/20 -1/इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1/2। तो 1/F3 इक्वल टू ये हो गया 0.5, यानी कि 1/2 इंटू 1/20। तो 1/F3 यानी कि F3 का वैल्यू आ गया बच्चों क्या, +40 आया। चलिए, तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। 1/F1 इज 1/60 प्लस 1/F2 इज -1/10, तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस 1/F3 मतलब 1/40, कितना आएगा बताओ तो, F इक्विवेलेंट। 60, 10 और 40 का एलसीएम कितना होता है, अरे एलसीएम बोलो एलसीएम। 60, 10 और 40 का एलसीएम 120 होता है क्या, तो नीचे तो 120 आएगा बच्चों, मतलब नीचे नहीं ऊपर, अरे यार चलो पूरा लिख देता हूं, कोमा में चले जाओगे। 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू नीचे 120, ऊपर देखो तो यहाँ 2, यहाँ पे आ गया -12 और +3, तो 5 - 12 -7/120, क्या बोलते हो। तो F इक्विवेलेंट जो आ गया सर, दैट इज -120/7 सेंटीमीटर, पहली बात। और P इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इसका उल्टा, यानी कि -7/120, ठीक है। लेकिन किस में रखना है इसको, 10⁻², तो इतना डायोप्टर। तो 100 से देखो कुछ कैंसल वैंसल कर दो, ये जो भी है ये तुम्हारा आंसर है। अरे ठीक है, पावर निकाल लोगे ना, तो कैसा भी कॉम्बिनेशन दे दे, फोकल लेंथ निकालना आता है तो बाकी दुनिया आसान है। नोट करें, बिल्कुल नहीं। ये देख 10⁻² होगा क्या, P इक्विवेलेंट होता है 1/F इक्विवेलेंट, यानी कि 1/-120 डिवाइड बाई 7, ठीक है, इंटू 10⁻²। हाँ सही बोल रहे हैं, 100 हो जाएगा ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे समझे बात को, ये फोकल लेंथ था ना ये, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो 1/this ये ऊपर चला जाएगा, सही बोला। ठीक है क्या, तो कुल मिला के बात बस इतनी है कि चैप्टर आसान है, जिंदगी मुश्किल है। आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। और बाकी धन्यवाद बहुत बहुत टीचर्स डे विश करने के लिए। कल से रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, किए जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है मैसेज। तुम लोग अच्छा है, एक साथ बोल दिया, चलो। और बाकी बढ़िया से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ज़िंदगी में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, अपना काम करना है, जो भी काम है अपने सामने वो करते जाना है, मुस्कुराते जाना है, ज़िंदगी को जीते जाना है,
जिंदगी जब तक है तब तक स्ट्रगल है बच्चों। ये मत सोचना कि जिंदगी में कभी स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये फैक्ट है। आज है, कल है, परसों भी रहेगा और मरते मरते तक रहेगा। तो स्ट्रगल से डर के भागने से या उससे टेंशन लेने से अच्छा है कि स्ट्रगल को अपना पार्टनर बना लो, उसके साथ ही रहो, खुश रहो। अच्छा स्ट्रगल आया, फिर से चलो करेंगे, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है, आदत हो जाता है कि अच्छा ये तो हमको करना ही है, ये हमारा काम है। बाकी डर के भागोगे, जितना टालोगे उसको उतना डिफिकल्ट होता जाएगा उसके साथ सर्वाइवल। तो बिल्कुल एकदम हल्के फुल्के में रहना है। और ज़्यादा टेंशन हो जाए तो अरिजीत सिंह का दर्द वाला गाना सुनो, बढ़िया फील आता है उसमें। लेकिन वापस दर्द से बाहर निकल जाओ, ठीक है। हाँ, बाद में हनी सिंह का गाना सुनो फिर। दर्द में अरिजीत सिंह, खुशी में हनी सिंह। और बीच बीच में है तो कुछ भी सुन सकते हो, बहुत सारा है। ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर तुम लोग के पास है ही। तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो, पढ़ाई से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड, एनीथिंग, कभी किसी सिचुएशन में फंस जाओ कि मुझसे पता नहीं ये नहीं हो पा रहा है, क्या होना चाहिए, तो शायद मैं, अगर तुमको लगता है कि मैं सजेशन दे पाऊँ तो मेरा सजेशन ले लेना फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओ लाइफ में तो याद कर लेना। बस इतना ही, और क्या। बाकी अब तो टीचर हैं तो अपना काम कर ही रहे हैं हम। जिंदगी में खाली मतलब पढ़ना ठीक है, इट्स अ पार्ट। लेकिन जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। तो सबसे पहले तो यही कोशिश करना, पढ़ने के साथ साथ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान ज़रूर कोशिश करना बनने का, ताकि और तुमको पता है कि तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तुम जज कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर पाओ तो किसी से पूछ लो, लेकिन किसी के साथ कभी गलत मत करो, कुछ बुरा मत करो जो लग रहा है कि जिससे सामने वाला हर्ट होने वाला है, वो सब काम मत करो। बाकी ठीक है, ज़िंदगी का यही मतलब है, सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो। और बाकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, अपने आप से खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है कि तुमने कुछ गलत काम किया है तो तुमको पता है कि तुमने गलत काम किया है, तो उसको करेक्ट करना है तुमको, ठीक है ना। बाकी आसान है, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे तो फिर बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, ओके, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।